बलात्कार किए जाने और सीमेंट के खड़े जीने से ढकेल दिए जाने में कोई फर्क नहीं, सिवाय इसके कि उस हालत में भीतर भीतर रिश्ते हैं। जब बलात्कार किए जाने और ट्रक से कुचल दिए जाने में कोई फर्क नहीं, सिवाय इसके कि उसके बाद मर्द पूछता है, मज़ा आया? बलात्कार किए जाने और किसी जहरीले नाक के काटने में कोई फर्क नहीं, सिवाय इसके कि लोग पूछते हैं, क्या तुमने छोटा स्कर्ट पहना था और भला क्यों निकली थी घर से अकेली? बलात्कार किए जाने और शीशा तोड़कर सर के बल निकलने में कोई फर्क नहीं, सिवाय इसके कि तुम डरने लगती हो, मोटर गाड़ी से नहीं बल्कि मर्द जात से। बलात्कारी तुम्हारे प्रेमी का भाई है, वह सिनेमा घर में बैठता है तुमसे सटकर पॉपकॉर्न खाता हुआ। बलात्कार पनपता है सामान्य पुरुष के कल्पना लोक में, जैसे कूड़े के ढेर पर गोबरेला। बलात्कार का भय एक शीतलहर की तरह बहता है, हर समय चुभता किसी औरत के कुबड़ पर। सनोबर के जंगल से गुजरती रेतीली सड़क पर कभी अकेले नहीं टहलना, नहीं चढ़ना किसी निर्जन पहाड़ी पगडंडी पर बिना मुंह में चाकू दबाए जब देख रही हो किसी मर्द को अपनी ओर आते। कभी मत खोलना दरवाजा किसी दस्तक पर बिना हाथ में उस्तरा लिए। खाते के अंधेरे हिस्से का भय, कार की पिछली सीट का भय, खाली मकान का छनछनाती चाबियों का गुच्छा जैसे सांप की चेतावनी। उसकी जेब में पड़ा चाकू उस इंतजार में है कि धीरे से उतार दिया जाए मेरी पसलियों के बीच। उसकी मुट्ठी में बंद है नफरत। बलात्कारी की भूमिका में उतरने के लिए काफ़ी है कि क्या वह देख पाता है तुम्हारी देह को? छेदने वाली मशीन की नज़र से, दाहक गैस लैंप निगाह से, अश्लील साहित्य और गंदी फिल्मों की तर्ज पर। जरूरी है बस तुम्हारे शरीर से, तुम्हारी अस्मिता, तुम्हारे स्व, तुम्हारी कोमल मांसलता से नफरत करने लगती। यही काफ़ी है कि तुम्हें नफरत है जिस चीज़ से डरती हो तुम, उस शिथिल पराये मांस के साथ जो करने से उसी के लिए मजबूर किया जाना। संवेदन शून्य पहियों से सुसज्जित किसी अपराजय टैंक की तरह रौंदना, अधिकार जमाना और सजा देना, साथ साथ चीरना, फाड़ना, मजा लेना, जो विरोध करे उसे कत्ल करना, भोगना मांसल देह, काम क्रीड़ा के लिए अनावृत। नमस्कार, मैं सुहानी सिंह रेशमी पाजेब के सेगमेंट में, या यूं कहूँ कि इस दर्दनाक हिस्से में आज मैं आपसे रूबरू हूँ और बहुत ही व्यथित हूँ। आजकल हमारे देश में, खासकर उत्तर प्रदेश में, जो एक दर्द भरी लहर चल रही है, जो एक वाकया चल रहा है जिससे हमारे देश का माहौल एक गमगीन भी नहीं कहूँगी मैं इसे, एक ऐसा वाकया चल रहा है देश में जिससे हमें भारतवासी होने पर शर्मसार होना पड़ता है। अगर पूरे विश्व में यह न्यूज़ में आता होगा तो आप सोचिए कि जिस देश में नारी पूज्यते का नारा है उस देश की छवि क्या होगी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हाथरस की बिटिया मनीषा वाल्मीकि की, जिससे राजनीति रुकने का नाम नहीं ले रही है। जिस देश में कंगना रनावत को रानी लक्ष्मीबाई जैसी महान हस्ती का दर्जा देकर के वाई ग्रेड की सिक्योरिटी दी जाती है और उसके लिए सोशल मीडिया पर एक मुहिम चलाई जाती है जैसे वो कंगना रनावत ना होकर के किसी देवी का अवतार हो। तो क्या मनीषा इस देश की बेटी नहीं? क्या मनीषा वाल्मीकि
उसके साथ इतना सौतेला व्यवहार इसलिए हो रहा है कि उसके नाम के आगे वाल्मीकि लगा हुआ है और वह एक ऐसे तबके से आती है जिसे हम कुचल देना अपना अधिकार समझते हैं। आप सबने देखा ही होगा कि मनीषा वाल्मीकि के साथ कितनी बेदर्द तरीके से, बेरहम तरीके से, एक जानवर से भी बदतर वहिशियाना हरकत हुई है। उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, उसकी जीभ काट ली गई और उसको मरने के लिए छोड़ दिया गया। एक औरत, एक लड़की की मौत उसी वक्त हो जाती है जब उसके साथ जोर जबरदस्ती या बलात्कार की घिनौनी हरकत होती है और उसके बाद उसको इस हाल में पहुंचा दिया जाना कि वो जिंदा बचे ही ना। और फिर शुरू होता है राजनीति का खेल। 15 दिनों तक FIR नहीं लिखी जाती। उसकी हालत जब बिगड़ने लगती है तो उसको दिल्ली भेजा जाता है और एम्स में, जहां इतने बेड खाली हैं, उसके लिए बेड नहीं है, उसे सफदरजंग अस्पताल में एडमिट किया जाता है और पता नहीं क्या होता है कि वो मर जाती है। रातों रात उसको फिर से हाथरस लाया जाता है और परिवार वालों को ना सौंप करके उसका अंतिम संस्कार तो नहीं कहूँगी, उसको कचरे की तरह मिट्टी का तेल छिड़क कर डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। यह उस प्रदेश की घटना है जहाँ का राजा एक साधु के रूप में अपनी इमेज बनाए हुए, जी हाँ, मैं आदित्य योगीनाथ की बात कर रही हूँ, जो भगवा कपड़े में होते हैं और जो राम मंदिर की शिलान्यास के समय एक अलग ही छवि बनाते हैं। उन्हीं योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्रित्व वाले राज्य में एक लड़की को मिट्टी के तेल छिड़क कर रात के अंधेरे में जलाया जाता है, जबकि हिंदू संस्कार ये है कि सूर्य डूबने के पश्चात किसी का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। तो हिंदू धर्म के ज्ञाता हमारे मुख्यमंत्री के राज में ऐसा कैसे हो गया, मुझे समझ में नहीं आता कि क्या छुपाने की कोशिश की जा रही है। हाथरस का बॉर्डर पूरा छावनी में तब्दील कर दिया जाता है। पत्रकारों को मिलने नहीं दिया जाता, किसी को उनसे मिलने नहीं दिया जाता। क्या छुपाया जा रहा है, क्या राजनीति चल रही है, जबकि लोकतंत्र है और भाजपा का राज है। उस भाजपा का राज जो ये कहती है कि 70 सालों तक कांग्रेस ने देश को गुलाम बना दिया या विकास नहीं कर पाया। अगर भाजपा के राज में यही विकास है जहां लड़कियां और औरतें सुरक्षित नहीं हैं, देश की राजधानी में जाने के बाद भी जो मार दी जाती हैं, तो फिर इसको लोकतंत्र का दर्जा कैसे कहेंगे। आपको हमने चुना है बहुमत की सरकार, और इसलिए नहीं चुना है कि हम औरतों और हमारी बच्चियों के साथ ऐसा व्यवहार हो। अभी देश निर्भया कांड के आरोपियों के फांसी का जश्न ठीक से मना भी नहीं पाया था कि एक और निर्भया पैदा हो गई। लेकिन इस बार दुर्भाग्य ये है कि निर्भया के साथ तो सिर्फ आम इंसानों ने
बलात्कार किया, पर मनीषा वाल्मीकि के साथ पूरी सत्ता, पूरा पुलिस प्रशासन बलात्कार कर रहा है। हो सकता है मेरे शब्दों से किसी को आपत्ति हो, पर मैं उसकी परवाह नहीं करती, क्योंकि बलात्कार एक महिला को, एक युवती को, एक लड़की को सिर्फ शारीरिक चोट नहीं पहुंचाता है, उसकी भावनाओं को, उसके मानसिक स्थिति को और उसके आने वाले भविष्य को घायल करता है, तोड़ के मरोड़ के रख देता है। निर्भया कांड में जिस तरह से पूरा देश कैंडल मार्च कर रहा था, न्याय की मांग कर रहा था, लेकिन न्याय देरी होने के बाद जिस तरह लोग पीछे हट गए, सिर्फ 2 व्यक्ति न्याय के लिए जुटे रहे, एक निर्भया की मां और दूसरी वह महिला अधिवक्ता जो सैल्यूट के काबिल है, जिसने इस केस को अंतिम अंजाम तक पहुंचाया और उसी ने इस केस को भी अपने हाथों में लिया है। लेकिन दुर्भाग्य कि उस अधिवक्ता को भी पीड़िता के परिवार से मिलने नहीं दिया गया, उसके साथ भी हाथरस के एसडीएम साहब ने बदसलूकी की। हम किस विकास के स्तर पर जा रहे हैं, ये सोचना होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नारे के रूप में दिया, आज मुझे लगता है वो नारा नहीं, एक चेतावनी थी। अपनी बेटियों को बचा लो, अब वो सुरक्षित नहीं है। आज भी इससे राजनीति हो रही है इस केस पे, और पता नहीं ये राजनीति किस स्तर तक जाएगी और राजनीति हो क्यों रही है, किसे बचाने की कोशिश की जा रही है। इस केस में ऐसा क्या है राजनीतिक नेताओं और पुलिस प्रशासन के वहशियाना और तानाशाही रवैये ने सबके मन में एक शंका पैदा की है। आज जब रामविलास पासवान जी इस दुनिया में नहीं हैं, मैं भी उनकी इज्जत करती हूँ, एक बहुत ही अच्छे नेता थे, तो वहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री महोदय सांत्वना देने पहुँचे। क्या प्रधानमंत्री महोदय का इतना कर्तव्य नहीं था कि वो मनीषा वाल्मीकि के लिए कुछ आदेश देते पुलिस प्रशासन को, या अस्पताल में उसके लिए एम्स में आयुर्विज्ञान संस्थान में एक बेड मुहैया कराने की बात करते। ये तो मैं मान नहीं सकती कि इस समाचार को उन्होंने सुना नहीं होगा, जाना नहीं होगा। और हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, जिन्होंने कंगना रनावत के घर की 2 ईंटें गिरने के बाद उन्हें Y+ सुरक्षा दी, देश की एक बेटी मनीषा वाल्मीकि के लिए एक आदेश नहीं पारित कर पाए कि आयुर्विज्ञान संस्थान में उसे एक बेड दे दिया जाए, या एक सवाल नहीं कर पाए पुलिस प्रशासन से या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि एक बेटी मर गई और उसे एक कबाड़ की तरह मिट्टी का तेल छिड़क के जला दिया गया, आप क्या कह रहे थे। सवाल बहुत सारे हैं, जवाब कुछ भी नहीं है। हम इस बात पर गर्व करें कि हम चांद पर पहुंच गए हैं, या हमने राफेल खरीद लिया है, या हम इस बात पे शर्मिंदा हों कि आज भी देश की बेटियों के साथ उच्च वर्गीय नेताओं की औलादें मनमानी करती हैं, और इसकी लेपापोती करने के लिए पूरा प्रदेश तानाशाही, आतंक, दहशत के साए में डाल दिया जाता है।
क्या यही है लोकतंत्र? क्या यही है बहुमत से चुनी हुई सरकार का राज? क्या यही है वो राम राज जिसमें आप राम मंदिर का शिलान्यास करते हैं? क्या राम की आंखों में आंसू नहीं होंगे? अगर राम की आंखों में आंसू नहीं होंगे, सिर्फ वह एक मूर्ति मात्र है, तो इंसानों का ऐसा करना जायज है। अगर भगवा एक बलात्कारी को सपोर्ट देने के लिए है, तो भगवा का भगवा होना जायज है। अगर भाजपा की पहचान गले में भगवा गमछा डाल करके आतंक और अपराध को सपोर्ट करना है, तो वाकई में अपने तिरंगे में भगवा का ना होना ही उचित है। ये सवाल मैं आप पे छोड़ती हूँ कि हम जनता को आगे क्या करना है, लेकिन एक लाइन कहने से मुझे कोई नहीं रोक सकता कि जब जनता कायर होती है तो शासक तानाशाह होता है। जब जनता विरोध का स्वर हटा देती है तो बेटियों की अस्मत की सुरक्षा का सवाल ही नहीं होता है। अंत में मैं इस टॉपिक को बहुत ही व्यथित शब्दों में इस कविता के माध्यम से समाप्त करूंगी। मिटा सके जो दर्द तेरा वो शब्द कहाँ से लाऊं? मिटा सके जो दर्द तेरा वो शब्द कहाँ से लाऊं? चुका सकूं एहसान तेरा वो प्राण कहाँ से लाऊं? खेद हुआ है आज मुझे लेख से क्या होने वाला? खेद हुआ है आज मुझे लेख से क्या होने वाला? लिख सकूं मैं भाग्य तेरा वो हाथ कहाँ से लाऊं? देखा जो हालत ये तेरा छलनी हुआ कलेजा मेरा। देखा जो हालत ये तेरा छलनी हुआ कलेजा मेरा। रोक सके जो अश्क मेरे वो नैन कहाँ से लाऊं? खामोशी इतनी है क्यों? खामोशी इतनी है क्यों? क्या गूंगे बहरे हो गए सारे? सुना सकूं जो हाल तेरी वो जुबां कहाँ से लाऊं? चिल्लाहट पहुँचा सकूं मैं, चिल्लाहट पहुँचा सकूं मैं बहरे इन नेताओं को, झकझोर सकूं इन मुर्दों को वो अल्फाज कहाँ से लाऊं? झकझोर सकूं इन मुर्दों को वो अल्फाज कहाँ से लाऊं? और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कितनी ही निर्भया, कितनी ही मनीषा, कितनी ही आसिफा और कितनी ही गुड़िया इन कुंठित मानसिकता और नेताओं के सफ़ेद लिबासों के सपोर्ट पा करके इसी तरह मरती रहेंगी और हमारा देश अपने विश्व गुरु होने का जश्न मनाता रहेगा। आज तो हाल ऐसा है कि किसी को भाई और चाचा कहने में भी जुबान कांप जाती है। क्या पता आज हम जिसे भाई कह रहे हैं कल वह हमारे सीने से हमारा आंचल खींच ले। रेशमी पाजेब मनीषा वाल्मीकि को अपने अश्रुपूरित नेत्रों से संवेदनापूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता है।